हमारे साथ हैं पाला मैम। आप सभी पाला मैम को अच्छे से जानते ही हैं, तो आज हम मैम के बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही यूपीएससी में। साथ ही उनका जो ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी के भी बारे में बात करेंगे। मैम ट्रेनिंग करके आ चुके हैं तो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैम ने आईएफएस लिया है, चाहते तो मैम का आईएएस भी मिल जाता, लेकिन मैम ने आईएफएस क्यों लिया इसके बारे में बात करेंगे और आईएफएस के बारे में भी बात करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी वेलकम। हियर। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। 11th-12th में मैंने साइंस और बायोलॉजी लिया था और बीडीएस करके आप डेंटिस्ट बनते हैं। ओके, सो फिर मैम सिविल सर्विसेज के बारे में कैसे सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है? चाहते तो आप मैम जैसे आपने बताया डेंटिस्ट में करते। सिविल सर्विसेज इतना ब्रॉड एरिया है कि मुझे लगता है कि किसी भी स्ट्रीम के इंसान के मन में ये ख्याल आ सकता है कि हम सिविल सर्विसेज दें। जी। और सिविल सर्विसेज इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और एज अ करियर सिविल सर्विसेज का वर्क प्रोफाइल इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कहीं न कहीं ये ज़रूर थॉट था कि एक एक नैरोड अप्रोच से एक ब्रॉडर एरिया पे जाएँ और एक बड़े लेवल पे काम करें। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कॉलेज के दौरान ही ख़्याल आ रहा था, पर फिर कॉलेज खत्म होने के बाद फिर इस पे वर्क किया। ओके, सो मैम जैसे कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है ये 9 रैंक के साथ, तो मैम ये जर्नी बताइए कौन सा अटेम्प्ट दिया, फिर उसमें क्या रिजल्ट रहा इस तरीके से? हाँ, तो ये जर्नी मेरी शुरू होती है 2018 से। तो मैं कॉलेज से अपने पास आउट हुई दिसंबर 2017 में और तब मुझे ये तो मन थोड़ा बना लिया था कि यूपीएससी करना है, पर कैसे करना है ये नहीं पता था। जी। और मुझे लगता है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हमें बस पता होता है कि कोचिंग होती है ओल्ड राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में और उसके आगे नहीं पता होता है। जी। तो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही बस दे दिया पढ़ के कि थोड़ा बहुत लगता था कि हो जाएगा क्योंकि कॉलेज में हमेशा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्मेंस था। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया, तो बुरा भी नहीं लगा क्योंकि ऐसे खुद को लग रहा था कि हाँ, उतनी पढ़ाई नहीं की है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट। Then I also took coaching for general studies and gave another attempt, लेकिन फिर से नहीं क्लियर हुआ। तो जब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ तब कंसीडर किया कि नहीं कुछ करना पड़ेगा मेजरली चेंज। जी, तब थोड़ा सेटबैक था क्योंकि बट ये सेटबैक अच्छा भी था क्योंकि रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी प्रिपरेशन के दौरान। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी। मैंने मेंस, ऑप्शनल ये सब कुछ सोचा ही नहीं था और पढ़ाई करने का तरीका ठीक नहीं था, सिलेबस नहीं देखा था। तो मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद घर आ गई और अभी हम घर पे ही बैठे हैं। तो घर से ही मैंने पूरे 1 साल प्रिपरेशन की और फिर जाके थर्ड अटेम्प्ट दिया और मुझे लगता है तब वो जो 1 साल था, उसमें बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ प्रिपरेशन की और तब तक थोड़ा समझ भी आ गया था कि कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है समझने में इस एग्ज़ाम को। राइट मैम, जैसे कि आपने भी बताया कि कैसे पढ़ना है, सिलेबस को आपने अच्छे से देखा, देन एनसीईआरटी। मैम नॉर्मली किसी से भी पूछोगे कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो सभी लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर देखो। तो मैम आप कितने हद तक मानते हो कि ये 2-3 चीज़ें हैं करनी कितनी ज़रूरी है, फिर नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये तो ज़रूरी है ही। लेकिन ये ज़रूर समझना होगा कि ये चीज़ें आपका बेस बनाती हैं। ये चीज़ें एग्ज़ाम नहीं क्लियर करवाएँगी। बहुत लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ ली तो बस सब आ जाएगा। तो नहीं, एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगी। एक एनसीईआरटी को लेकर और एक मिथ रहता है नॉर्मली कि एनसीईआरटी कौन-सी पढ़ें? क्या 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए? जैसे नॉर्मली सजेस्ट करते हैं बहुत सारे टॉपर भी या फिर टीचर भी कि जैसे हिस्ट्री के तो 9 से 12 की पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ज्योग्राफी की 11-12। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैंने पर्सनली 9 टू 12 पढ़ा था, बट मुझे लगता है एनसीईआरटी का डिसाइड करने में आप ऐसे डिसाइड करिए कि ब्लाइंडली ऐसे नहीं करिए कि 6 टू 12 पढ़िए। आप पहले एक बार देखिए, अगर आपको लग रहा है कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, पता है, आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए डिपेंड करता है ना स्कूल में कितना पढ़ाई किया किसने तो जी। तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 9th क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है आप 9 से स्टार्ट करिए। बहुत सब्जेक्ट्स में लोग सिर्फ़ 11-12 पढ़ते हैं।
तो वो आपको लेवल आपका डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 10th की पढ़ी और आपको लग रहा है नहीं समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, तो मे बी थोड़ा एक स्टेप पीछे जाइए और पढ़िए। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए सब्जेक्ट की, मेन उद्देश्य यही है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, सो मैम जैसे थर्ड ईयर में थर्ड अटेम्प्ट में सॉरी आप जब आए, तो मैम क्या स्ट्रेटजी में कैसे बनाया कि इस सब्जेक्ट को हमें इस तरीके से कवर करना है, या फिर किसी की हेल्प ली, कोचिंग वगैरह कैसे किया मैम? नहीं, कोचिंग वगैरह तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही लिया था, उसके बाद से नहीं लिया। स्ट्रैटेजी मेनली ये थी, वही सेम स्ट्रैटेजी थी जो सारे टॉपर्स बोलते हैं, जो मैं भी अभी बोलूँगी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग नहीं होती। तो लेकिन बस ये होता है कि हम उसको सिंपली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी यस। प्रिपरेशन। क्योंकि हमें लगता है जब हम स्टार्टिंग में एनर्जी के साथ आते हैं प्रिपरेशन में, तो हमें लगता है हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, और हमारे जो प्लान्स बनते हैं वो बहुत एम्बिशियस बनते हैं। जी। जैसे हम जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो हमें लगता है हम 2 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हम 2 बार रिवाइज कर लेंगे पूरा यस। ऑप्शनल। तो ये अनरियलिस्टिक प्लान्स के चक्कर में हमारी प्रिपरेशन ही नहीं हो पाती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने किया वो था कि अपनी प्रिपरेशन को एकदम सिंपल किया, सिम्प्लीफाई किया। जो भी फालतू का मटेरियल था, बहुत सारे ऐसे येलो बुक्स थे, मतलब कोचिंग के मटेरियल्स थे, अलग-अलग जो मैंने खरीदे थे अपने प्रिपरेशन में वहाँ पे कोचिंग के टाइम। वो सब मैंने उसी जो घर था वहीं पे छोड़ दिए और सिर्फ मेन-मेन बुक्स लेकर आई। अभी भी आपके येलो बुक्स मार्केट में आते हैं, आपके नाम क्या आते हैं आपके एंथ्रोपोलॉजी के, उस पे फिर क्या बोलोगे आप? वो तो मेरे नोट्स है ना, जी। वो जो कुछ मटेरियल्स ऐसे आते हैं जो ऐसे होता है कि जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, 30 डेज़ बिफोर प्रीलिम्स, यस मैम। या 90 डेज़ में हो जाए। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो बेसिक बुक्स के अलावा होते हैं, और मेरे नोट्स भी ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़े, इट्स जस्ट एन असिस्टेंस। वो यस। कोई बेसिक बुक नहीं है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, और इनफैक्ट किसी के भी नोट्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बेसिक बुक, बेसिक स्ट्रेंथ रेडी होना चाहिए, उसके अलावा आप ये सब चीज़ें करेंगे। हम गलती क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं और हम बेसिक बुक्स इग्नोर कर देते हैं, जी। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। राइट मैम। सो आपने बुक्स के बारे में तो मैम इतने अच्छे से बता ही दिया कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली आपने शेड्यूल के भी बारे में भी बात करी। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में रेगुलरिटी स्टडी करना, शेड्यूल वाइज़ या फिर रेगुलर रहना कितना इम्पोर्टेंट? नहीं, आई थिंक रेगुलैरिटी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मतलब आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप कवर ही नहीं कर पाएँगे सिलेबस। आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम डिमांड करता है डिसिप्लिन। तो मैंने अपने पास एक स्टॉपवॉच रखी थी, मैंने बहुत जगह बताया हुआ है, और मैं उस स्टॉपवॉच के हिसाब से चलती थी कि जब मुझे पानी भी अगर पीना है तो मैं वो स्टॉपवॉच बंद कर देती थी, या अगर मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तब भी मैं बंद कर देती थी। तो मेरा एम होता था कि कोर 8 आवर्स आ जाएँ मेरे एट द एंड ऑफ द डे। तो इस तरह से मैं डिसिप्लिन्ड रहती थी। और रेगुलैरिटी तो आपने अगर ठान लिया है, मुझे लगता है इफ यू हैव टू गिव वन गुड अटेम्प्ट एंड वन गुड ईयर इन दिस प्रिपरेशन, तो आपको अपने अंदर वो रेगुलैरिटी और डिसिप्लिन का मतलब एकदम दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। सो मैम कोई ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स या फिर आपके फेवरेट टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में बताइए मैम? स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आई थिंक मुझे अपना ऑप्शनल बहुत अच्छा लगता था, जी। और अभी भी अच्छा लगता है ऑप्शनल, मतलब काफ़ी ज्ञान मिला है ऑप्शनल से। ज्ञान, यस। और अदर देन दैट सारे ही सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही था, और पॉलिटी भी अच्छा लगता था। तो ऐसे कुछ होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट आपको सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करना ही करना है, बहुत बायस नहीं रख सकते आप अपने मन में। जी मैम, तो उन सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली जाए जो आपको काफ़ी वीक थे या फिर आपको काफ़ी बोरिंग लगते थे, लेकिन आपने अभी बताया जैसे करना तो पड़ेगा ही। जी, आई थिंक जीएस 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक एरिया था, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री। स्टैटिक होते हैं वो, थोड़ा उनमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और रिटर्न्स उतने नहीं मिलते हैं। पर आपको थोड़ा तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट इन यूपीएससी। मैम न्यूज़पेपर के बारे में सब कोई बात करता है कि अगर सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। तो आप इस बात को कितना हद तक सही मानते हैं? हाँ, न्यूज़पेपर तो मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर सिर्फ़ आप उसको एक पार्ट ऑफ एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं देखिए, आप ये देखिए आपको डेली पता है कि इस देश में क्या चल रहा है, एंड धीरे-धीरे आप अपने ओपिनियंस फ़ॉर्म कर रहे हैं। आप एक बेटर पर्सन बन रहे हैं क्योंकि आप मोर नॉलेजेबल हैं।
तो न्यूज़पेपर आपके पर्सनैलिटी का, आपके डेली लाइफ़ का एक पार्ट ज़रूर होना चाहिए और न्यूज़पेपर को बहुत बर्डन के साथ नहीं लेना है। हेल्प न्यूज़पेपर की ऐसे मिलेगी कि इवन इफ आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, कल को आप कोई क्वेश्चन देखेंगे या कल को आप कोई स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपका दिमाग बैक इन टाइम जाएगा और आपको याद आएगा कि हाँ, आपने ये पढ़ा था या इसके बारे में कोई बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था। तो आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होंगे। तो न्यूज़पेपर को एज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ़, डेली लाइफ़ ही देखना पड़ेगा। राइट मैम। सो ऐसे कोई पॉइंट्स होंगे जो कि रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें एस्पिरेंट, जो नए एस्पिरेंट हैं और जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है मैम, उनको बताइए जो जर्नी में आना चाहते हैं फिर आ चुके हैं? फॉलो सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं बोलूँगी कि डोंट कॉम्प्लिकेट योर प्रिपरेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इतने सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं दैट हम पढ़ाई कम करते हैं और हम प्लानिंग ज़्यादा करते हैं। यस। तो सिंपल रखिए, बिल्कुल भी ये मत फ़ील करिए कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मुझे बहुत बार फ़ील होता था कि यूजुअली इंजीनियर्स निकालते हैं एग्ज़ाम या आर्ट्स बैकग्राउंड होता एंड मेडिसिन का तो कुछ मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो अगर मैंने ये पढ़ा होता तो बेटर होता, ऐसे सबके दिमाग में ख़्याल आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी इज़ अ ग्रेट लेवलर, सबके लिए बराबर है ये एग्ज़ाम, चाहे कोई कुछ भी करके आया हो। तो कॉन्फिडेंस रखिए, रेगुलैरिटी के साथ रहिए। मैम एक और मिथ रहता है नॉर्मली कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ बी प्लान होना चाहिए। कुछ लोग बी प्लान को एकदम सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बी प्लान नहीं होना चाहिए और भी एग्ज़ाम्स देते रहो क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एग्ज़ाम है क्योंकि सीट बहुत कम है और एस्पिरेंट ज़्यादा। मुझे लगता है कि इसमें जो मेरे समझ में जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि आपको एक बेस्ट अटेम्प्ट अपना देना चाहिए, वन गुड अटेम्प्ट। एकदम स्टार्टिंग से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे पूरी तरह तो शायद आप जो एनर्जी दे सकते हैं यूपीएससी में वो कम हो जाए, वो बिखर जाए। तो आप एक बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, 1 ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई करके फुल डेडिकेशन और फ़ोकस से आप अपना अटेम्प्ट दीजिए और फिर उसके बाद आप प्लान बीज़ देखिए। अब आते हैं मैम आपके आईएफएस के ऊपर। तो मैम नॉर्मली मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो आईपीएस बन जाते हैं, आईआरएस बन जाते हैं, देन वो आईएएस के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और मैम आपको तो आईएएस मिल ही जाता, बट मैम आपने आईएफएस क्यों चूज़ किया? अ, तो अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि ये एग्ज़ाम मतलब हम कहते हैं आईएएस एग्ज़ाम है, आईएएस एग्ज़ाम है। पर आपको देखना होगा कि आपका मेन मोटिव जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करना है या जॉब करना है। तो बहुत लोग बस इस एग्ज़ाम तक सोचते हैं और आगे का नहीं सोचते। बट जो आपकी जॉब है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन विथ यू फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स ऑफ मोर देन 30 आल्सो यस। इफ यू आर यंग। तो तो वो जॉब में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बहुत और कोई भी सर्विस ऊपर-नीचे नहीं है। ये थोड़ा सोसाइटल परसेप्शंस हैं यस। डेफिनिटली आईएएस के फ़ेवर में, ऐसा मैं मानती हूँ और सर्विस आल्सो इज़ एक्सट्रीमली गुड, ऑल द सर्विसेज़। बट आपका जो इंटरेस्ट है अगर जहाँ पे, वहाँ पे आप जब रोज़ काम करेंगे, देखिए रोज़ नौकरी पे तो सबको जाना है और रोज़ दिन भर काम भी सबको करना है। कोई आप चाहे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ भी देख लें, लेकिन सब लोग काम तो उतना ही कर रहे हैं। तो काम इतना ज़्यादा करना ही है जब, तो इट इज़ बेटर टू डू इट इन समथिंग दैट यू लाइक। ल और आईएफएस मुझे लगता है कि एक बहुत ही इमर्जिंग वर्ल्ड, इमर्जिंग इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम कल न्यूज़ में देख रहे हैं, वो सब आज फॉरेन सर्विस में हम डील कर रहे हैं। तो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। फॉर यस। एग्ज़ाम्पल बहुत छोटी-सी बात है कि अभी अफ्रीका से चीता आए थे जी। इंडिया। तो अब हमें ये नहीं दिखता कि वो कौन डीलिंग कर रही है, बट फॉरेन सर्विस के हमारे एक सीनियर ही थे जो इससे डील कर रहे थे। या जैसे कुछ भी छोटा-सा दिल्ली मेट्रो हो गया, यस। हम सब लोग यूज़ करते हैं, तो इंडिया जापान कोऑपरेशन था। तब वो कैसे हुआ होगा? नेगोशिएशंस हुए होंगे, जापान के साथ बातचीत हुई होगी, तो किसने किया होगा? फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ने किया होगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि हर ऐसे एस्पेक्ट पे जो जिसके ग्लोबल रिलेशंस हैं, उसमें आईएफएस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और बहुत इंटरेस्टिंग रोल होता है। एंड आई थिंक अगर आपका टाइम नहीं जा रहा है तो हाँ। आई थिंक आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आगे आप नेक्स्ट 30 इयर्स ऑफ योर लाइफ आप कैसे बिताना चाहते हैं। ये थोड़ा हल्का-सा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किससे डील करना चाहते हैं। आपकी प्रेफ़रेंस आईपीएस भी हो सकती है। अगर आप डेली लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर के से डील करना ज़्यादा पसंद करें या कुछ लोगों को फ़ॉरेन जाना बहुत स्कैरी लगता है, पर कुछ लोगों को वही चीज़ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगे।
तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। सो आपका ऑप्शनल जो था एंथ्रोपोलॉजी मैम कितना हेल्पफुल रहा आपको सक्सेस दिलाने में? एंथ्रोपोलॉजी सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल तो आई थिंक हाँ, डेफ़िनेटली रहा। ऑप्शनल प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एंथ्रोपोलॉजी इन इटसेल्फ ही बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि बहुत सारी सोसाइटी की चीज़ों से डील करते हैं, बहुत सारी इंडिया के अलग-अलग एरियाज़ में ट्राइब्स से डील करते हैं। तो बहुत नॉलेज देता है ऑप्शनल एंड ऑप्शनल आई थिंक ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी लगता है, मतलब वहाँ नॉन नेगोशिएबल है, आपको नोट्स बनाने ही पड़े। ऑप्शनल इज़ वन प्लेस जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए, जैसा इन्होंने मेंशन भी किया कि येलो बुक्स हैं। तो ऑप्शनल का में जितना हार्ड वर्क आप करेंगे, उससे प्रोपोर्शनेट आपको मिल सकता है रिजल्ट्स। मैम आईएफएस के बारे में स्टूडेंट्स थोड़ा कम जानते हैं, जैसे आईपीएस या आईएएस की बात करें, थोड़ा-सा आईएफएस के बारे में बताइए, थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत प्रोसीजर बता सकते हो, थोड़ा बहुत की सर्विसेज़ में क्या होती है? तो हमारा 3 मंथ्स कॉमन फाउंडेशन यस। कोर्स होता है, जिसमें सारी सर्विसेज़ आती हैं। ऑलमोस्ट 100 डेज़ होता है, मोर देन 3 मंथ्स। आफ्टर दैट सारी सर्विसेज़ अपने-अपने पेरेंट अकेडमीज़ में आती हैं। तो आईएफएस की पेरेंट अकेडमी दिल्ली में ही है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। वहाँ पे हमारी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। जो ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसी टाइम आईएएस काउंटर पार्ट्स की लबासना में ही 6 मंथ्स का फेज़ 1 होता है। तो ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थोड़ी स्पेशलाइज़्ड होती है। जी। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह ज़्यादा पढ़ाया जाता है, डिप्लोमेसी के बारे में काफ़ी वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अटैचमेंट्स होते हैं इसमें, भारत दर्शन होता है, आप सबको पता ही होगा वो सब कैसे? तो। सो यू रोम अराउंड अ लॉट, बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूर्स होते हैं। आफ्टर दोज़ 6 मंथ्स 2 महीने का आपको मिनिस्ट्री में अटैचमेंट होता है, जिसमें आप ऑफ़िस जॉब देखते हैं, आप फाइलिंग वर्क देखते हैं, आपके डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। देन यू हेड ऑन टू योर लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग क्या है, आप सब लोग एक लैंग्वेज प्रेफ़रेंस देंगे। रैंक के अकॉर्डिंग आपको आपकी लैंग्वेज प्रेफ़रेंस मिलेगी और वहाँ पे आप डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज 1 ईयर और 2 इयर्स आप लैंग्वेज ट्रेनिंग करने उस कंट्री में जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लैंग्वेज है फ्रेंच, तो मैं जाऊँगी पेरिस, फ्रांस। अगर किसी की लैंग्वेज है जर्मन, तो वो जाएँगे बर्लिन, जर्मनी। यस। तो डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज, यू गो फॉर 1 ईयर और 2 इयर्स फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग। ओके, सो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को, एग्ज़ाम के टाइम को, सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके जो भी क्वेरीज़ होते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं।